आज मैं आपके सामने राष्ट्रीय आय की एक और नई अवधारणा को लेकर आई हूँ, जिसे हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या शॉर्ट फॉर्म में कहूँ तो जीएनपी के नाम से जानते हैं। आइए इस जीएनपी को समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, एक देश की जो घरेलू सीमा होती है उसमें जो भी वस्तु और सेवा उत्पादित होती है उसे हम जीडीपी के नाम से जानते हैं, सकल घरेलू उत्पाद के नाम से जानते हैं। और जब हम इसमें विदेशों से मिलने वाली साधन आय को जोड़ देते हैं, इसका कहने का अर्थ है कि हमारे यहाँ से वे सभी नागरिक जो विदेशों में काम कर रहे हैं, जब हम उनकी आय को बच्चों इसमें जोड़ देते हैं तो ये बदल जाता है जीएनपी में। जीडीपी जीएनपी में कब बदलेगा? राष्ट्रीय उत्पाद में, जब आप इसमें एनएफआईए को जोड़ देंगे। बहुत सीधा और सरल फॉर्मूला है। तो आपको ये समझना है कि एक जो जीएनपी होता है उसमें एनएफआईए भी जुड़ता है। और आप सभी ये बात जानते ही हैं कि मूल्यह्रास तो इसमें पहले से ही शामिल होता है, डिप्रिसिएशन इसमें शामिल ही रहता है, क्योंकि ये क्या है? ये ग्रॉस है। सकल जब हम कहेंगे तो हर तरह का उत्पादन या हर तरह का व्यय इसमें शामिल होगा। तो इसीलिए आपको दो बातें याद रखनी है कि जो जीएनपी होती है उसमें एनएफआईए विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय और मूल्यह्रास दोनों के दोनों ही इसमें शामिल होते हैं। तो सबसे पहले जब आप जीएनपी के कॉन्सेप्ट को समझ गए तो इसकी गणना कैसे की जाती है बच्चों? तो किसी भी देश की जीएनपी को दो रूपों में निकाला जाता है। मैं यहाँ आपको वो दोनों रूप बता दूं कि किसी भी देश की जीएनपी को एक तो निकाला जाता है मार्केट प्राइस जीएनपी एमपी में, बाजार कीमत पे उसकी गणना होती है, और दूसरी गणना होती है बच्चों जीएनपी एफसी के रूप में, साधन लागत पर। अब हम इन दोनों कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। अगर सीधी सरल बात कहूं तो जब भी आपको जीएनपी एमपी निकालना होगा तो इसके निकालने के लिए एक जो पॉपुलर और बहुत ही इजी फॉर्मूला है कि आप पहले जीडीपी एमपी की गणना करो और आप उसमें एनएफआईए को जोड़ दो। जैसे ही आप एनएफआईए को जोड़ देंगे आपको जीएनपी एमपी मिल जाएगी। प्रश्न में आपको चीजें तोड़ तोड़ कर दी हुई होती है और फिर आपसे निकालने के लिए कहा जाता है जीएनपी एमपी। जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि एनएफआईए को जोड़ देना है। कभी कभी तो सीधा सीधा प्रश्न में पूछ लिया जाएगा कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय इतनी है, तब तो आप बड़ी आसानी से उसे जोड़ लोगे। लेकिन कभी कभी वो ना पूछकर आपको इस तरीके से देगा कि सामान्य निवासी की आय इतनी है और गैर निवासी की आय इतनी है। तो इसीलिए इसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है बच्चों। इसे मैं नोट करके अगर आपको बताऊं तो एनएफआईए निकालने का फॉर्मूला होता है सामान्य निवासी जो एक देश में एक साल से ज्यादा समय से रह रहे हैं और देश के उत्पादन में योगदान दे रहे हैं, उनकी आय में से जब आप घटा देते हो गैर निवासियों की आय। गैर निवासी वे सभी विदेशी जो आपके देश में आकर उत्पादन तो कर रहे हैं लेकिन अपने देश के लिए, अपने देश को फायदा पहुंचाने के लिए, तो जब आप उनकी आय को घटा दोगे तो आपकी एनएफआईए निकल आएगी। अब एक उदाहरण देख लेते हैं कि किस तरीके से इसकी गणना या किस तरह के प्रश्न आते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पर आपको प्रश्न दे देगा पूंजीगत वस्तु उत्पादन, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ पूंजीगत वस्तु, उसका मूल्य दे दिया 500 करोड़ रुपए। उसी के साथ उपभोक्ता वस्तु, उसका मूल्य दे दिया गया 400 करोड़ रुपए। उसी के साथ दे दिया गया मूल्यह्रास, जिसका अलग अलग नाम है, पूंजीगत हानि के रूप में भी है और स्थिर पूंजी उपभोग भी इसे कहा जाता है, वो दे दिया गया 100 करोड़। अब उसके बाद बच्चों ये लिखा हुआ आ गया कि सामान्य निवासी आय, सामान्य निवासी आय वो दे दिया गया 400 करोड़ और गैर निवासी आय इसे
इसे लिख दिया गया 500 करोड़। तो अब आप इसमें अगर आपको जीएनपी एमपी निकालने कहा जा रहा है तो आप किस तरीके से निकालोगे? इसे डेफिनेटली जोड़ेंगे, भाई ये तो देश की सीमा के अंतर्गत है, तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। मूल्यह्रास मैंने बताया ही कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्यह्रास को शामिल किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो आप मूल्यह्रास को भी जोड़ लोगे। लेकिन देखो उसने एनएफआईए को डायरेक्ट नहीं दिया है कि विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय इतनी है, बल्कि लिख के दे दिया कि सामान्य निवासी आय और गैर निवासी आय इतनी है। अब हमको फॉर्मूला क्या कहता है? सामान्य निवासी आय में से आपको गैर निवासी आय को घटा देना है। ठीक, अगर आप ऐसा करते हो तो आपको 400 में से 500 को घटाना होगा। और आप सभी जानते हैं कि जो संख्या बड़ी होती है उसी संख्या का साइन लगता है। तो घटाने के बाद ये कितना हो गया बच्चों? ऋण 100 करोड़। तो आप जब भी इसे सॉल्व करेंगे तो इस ऋण 100 करोड़ में ऋण का बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना होगा। अब मैं इसे सॉल्व कर देती हूँ। 500 प्लस 400 प्लस 100 और ब्रैकेट में मैंने लिखा 400 माइनस 500। अब इसे सॉल्व करूं तो 500 और 400 हो गया 900 और ये 1000। ठीक, 1000 प्लस, और यहाँ किस में आया? माइनस 100 में आया था, ऋण 100 में आया था। तो हम इसे क्या करेंगे? धन गुणा ऋण ऋण होता है, तो हम इसे घटाएंगे, लेकिन साइन किसका रहेगा? प्लस का, क्योंकि 1000 बड़ा है। तो 1000 में से आपने 100 को घटाया, आपका आंसर आ गया 900 करोड़। ये आपका क्या निकल के आया बच्चों? ये आपका जीएनपी एमपी निकल के आया। तो आपको समझना है कि चीजों को इस तरीके से तोड़ तोड़ कर भी एग्जाम में दिया जा सकता है। अब दूसरे रूप को समझ लेते हैं बच्चों, जो है जीएनपीएफसी, साधन लागत पर। लेकिन इस साधन लागत पे बताने से पहले मैं दो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करना चाहती हूँ, दो बातें आपको बताना चाहती हूँ कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं, जिसे हम एनआईटी कहते हैं। एनआईटी, और कई बार तो आपको लिखा हुआ एग्जाम में आता है कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, फिर आप कंफ्यूज होते हो, मैम इसको क्या करना था। तो उसे समझ लीजिए कि जब कभी आपको शुद्ध अप्रत्यक्ष करों की गणना करनी होगी बच्चों, तो उसके लिए आपका फॉर्मूला हो जाता है अप्रत्यक्ष कर में से आपको घटाना होगा अनुदान को, ये फॉर्मूला होता है। और मैंने तो कई बार एनसीईआरटी के सिलेबस को फॉलो करने वाले कई स्टेट बोर्डों के प्रश्न में देखा है कि वो अन्य कुछ ना पूछकर 4 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसमें यही पूछ लेते हैं कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर की गणना कीजिए। तो वो जो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर निकालने का फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है कि अप्रत्यक्ष कर में से अनुदान को घटाकर ही निकाला जाता है। तो अगर मैं पूछूं साइन क्या है, तो अप्रत्यक्ष कर के आगे कुछ नहीं लगा है, मतलब प्लस है, अनुदान के आगे क्या लगा है? माइनस। अब मैं क्यों आपको फोकस देकर कह रही हूँ, जब मैं आगे एक चीज समझाऊंगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों एक कॉन्सेप्ट को याद कर लीजिए कि जब कभी मार्केट प्राइस को आपको साधन लागत में बदलना हो, अगर आप मार्केट प्राइस को साधन लागत में बदलना चाहते हैं, एमपी को एफसी में बदलना चाहते हैं, तो इसका एक ही फॉर्मूला होता है। इसे मैं थोड़ा दूर से लिखूं तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अगर आप बाजार कीमत को एफसी साधन लागत में बदलना चाहते हैं तो आपको माइनस एनआईटी करना होगा। यही जो आपने निकाला है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, उसको घटाना होगा। और ठीक इस फॉर्मूले को अगर मैं उल्टा कर दूं कि आप यहाँ पे एफसीई है, और अगर आप चाहते हैं कि साधन लागत जो है वो बाजार कीमत पर बदल जाए, तो क्या करना होगा? इसके ठीक उल्टा काम बच्चों, प्लस एनआईटी करना होगा। ठीक है, तो अब ये प्लस एनआईटी और माइनस एनआईटी के कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। जब माइनस एनआईटी की बात रहेगी तो अप्रत्यक्ष कर ऋण अनुदान होगा, लेकिन जब प्लस एनआईटी की बात होगी तो ठीक इसके उल्टा होगा बच्चों, जिसे हम कह सकते हैं कि ऋण अप्रत्यक्ष कर
धन अनुदान, ठीक इसके उल्टा। तो कई बार ऐसा हुआ कि बच्चे प्लस एनआईटी करने में कंफ्यूज हो रहे थे, तो इसलिए मैंने इस कॉन्सेप्ट को आपको समझाया है कि जब कभी आप बाजार कीमत को साधा लागत पे बदलो तो माइनस एनआईटी करो, और उस समय आप उसे कैसे निकालोगे? अप्रत्यक्ष करने से अनुदान को घटा के। लेकिन अगर आपको साधा लागत को एफसी को एमपी में बदलना है तो आपको प्लस एनआईटी करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आपको अप्रत्यक्ष कर को घटाना होगा और अनुदान को उसके साथ जोड़ना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये दोनों चीजों को आप नोट कर सकते हैं। अब इस जीएनपी एफसी को निकालने का मैं अगर आपको फॉर्मूला बताऊं तो ये दो तरह का होता है। इसे मैं ब्रैकेट में कर देती हूँ ताकि आपके सामने रहे और आप अच्छी तरह इसे समझ पाए। अब इसे निकालने का, जीएनपी एफसी को निकालने का बच्चों फॉर्मूला दो हम अप्लाई करते हैं। एक फॉर्मूला होता है जबकि एमपी दिया हुआ हो, जबकि जीडीपी एमपी दिया हुआ हो। अगर जीडीपी एमपी दिया हुआ है तो आपको सबसे पहले इसे एफसी में बदलना है। तो आप क्या करेंगे? जीडीपी एमपी दिया हुआ है तो आप जीडीपी एमपी में से आपको क्या करना है बच्चों? माइनस एनआईटी करना है। मतलब आपको यहाँ पे लिख दीजिए, या मैं इसे अगर इलेबोरेट करूं तो लिखना होगा मुझे कि अप्रत्यक्ष कर और अनुदान के अंतर को, अनुदान को आपको माइनस करना होगा जीडीपी एमपी में से। तो आपका निकल जाएगा जीएनपी एफसी। एक ये फॉर्मूला है बच्चों। उसके बाद एक अगर सीधा सीधा दिया हुआ है, किस कंडीशन में? अगर यहां पे मैं लिखूं जीडीपी एफसी दिया हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर जीडीपी एफसी दिया हुआ है तो आप उसे डायरेक्ट उसमें एनएफआईए को जोड़ दीजिए। एनएफआईए को जोड़ते ही आपका आ जाएगा जीएनपी एफसी। तो ये एक सरल विधि है। लेकिन अगर जीडीपी एमपी दिया हुआ है तो आपको माइनस एनआईटी करना होगा और उसके बाद आपको एनएफआईए को जोड़ना होगा। बस इतना करते ही आप निकाल सकते हो। तो इतनी आसानी से आप जीएनपी एमपी और जीएनपी एफसी की गणना कर सकते हो। ये इस पॉइंट्स को नोट करके रखिएगा, आपको आगे कोई भी प्रश्न हल करने में इससे मदद मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं जीएनपी के साथ ही एनएनपी की। शुद्ध, आपको याद रखना है कि शुद्ध ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब मैं इसे हटाती हूं और हम शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की बात करते हैं। और आप सभी जानते हैं बच्चों कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को निकालने के लिए जो एक चीज घटाई जाती है वो है डिप्रिसिएशन, घिसावट व्यय। लेकिन मैं बार बार कहती हूँ और आपको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब कभी हम बात कर रहे हैं घिसावट व्यय की तो आपको उसे एक नाम से नहीं समझना है, आपको उसे समझना है 3-4 नामों से। जैसे आपसे को ये समझना है कि इसी मूल्य ह्रास को घिसावट व्यय कहा जाएगा, अंग्रेजी में डिप्रिसिएशन कहा जाएगा, इसी को पूंजीगत हानि भी कहा जाएगा। और साथ ही साथ आपको समझना है कि इसे स्थिर पूंजी का उपभोग, ध्यान दीजिएगा, कंजम्पशन, स्थिर पूंजी का उपभोग भी कहा जाएगा। तो इन 4 नामों से मूल्य ह्रास दिया रहता है प्रश्नों में और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ये नोट करके रखना है कि इन नामों से जाना जाता है। अब चलिए बात कर लें कि अगर हम शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकाल रहे हैं तो उसे भी हम 2 रूपों में निकालेंगे, एक एनएनपी एमपी और दूसरा हम निकालेंगे एनएनपी एफसी। दोनों पे इसकी गणना होती है। एक बहुत ही सरल सा फॉर्मूला है कि अगर दिया हुआ है जीएनपी एमपी तो आप उसमें से घटा दीजिए डी को, डिप्रिसिएशन को, तो आपको एनएनपी एमपी मिल जाएगा इजीली। उतना ही इजी साधन लागत पर भी निकालना है कि अगर आपका जीएनपी एफसी दिया हुआ है तो आप उसमें से घटा दीजिए भाई डी को,
तो उसको घटाते के साथ आपको NNPFC मिल जाएगा। लेकिन जो मैंने समझाया बच्चों कि इसमें आपसे प्रश्न कई तरीके से पूछे जा सकते हैं, जैसे आपके पास दिया हुआ होगा GDP-MP, तो इस कंडीशन में क्या फॉर्मूला होगा? हो सकता है कि आपके पास दिया हो NDP-MP, तब आपका फॉर्मूला क्या होगा ये भी आपको समझना है। अब एक एक चीज को लेकर हम चलेंगे कि अगर GDP-MP दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है NNPFC। तो क्या क्या करना होगा बच्चों? तो एक बड़ा ही फेमस फॉर्मूला है कि जब कभी आपको G को बदलना हो N में, ध्यान दीजिए, ग्रॉस को, सकल को बदलना हो शुद्ध में, तो उसके लिए आपको -D करना पड़ता है, मतलब घिसावट व्यय को घटाना पड़ता है। ये एक क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए, जब भी आपको डोमेस्टिक को नेशनल बनाना होता है, जब भी आप घरेलू को राष्ट्रीय बनाएंगे, तो उसका सीधा सीधा फॉर्मूला है कि आपको +NFIA करना होता है। उसके बाद थर्ड चीज बच्चों कि P तो दोनों साइड बराबर है, उसे कुछ नहीं करना है, वो प्रोडक्ट ही रहेगा। जब कभी भी आपको MP को बदलना होगा FC में, तो अभी मैंने आपको समझाया कि -NIT करना होगा। देखिए ये कितना सरल फॉर्मूला आपके सामने है कि अगर GDP-MP दे दिया है और आपसे NNPFC निकालने कह रहा है, राष्ट्रीय आय की गणना करने कह रहा है। हाँ, मेन बात तो बताना ही भूल गई कि NNPFC ही एक्चुअली में राष्ट्रीय आय होती है। तो अगर NNPFC निकालने के लिए कहा जा रहा है, राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो आप -D कीजिए पहले तो। क्यों? क्योंकि आपको G को बदलना है N में। उसके बाद आपको जब डोमेस्टिक को, घरेलू को बदलना हो राष्ट्रीय में, तो आप +NFIA कर दीजिए। और जब आपको मार्केट प्राइस को, बाजार कीमत को बदलना हो साधन लागत में, तो बच्चों सीधा फॉर्मूला है कि आप -NIT कर दीजिए। और जब भी आप -NIT लिखिए तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए कि अप्रत्यक्ष कर में से घटाया जाएगा सब्सिडी या अनुदान को, और जब कभी प्लस करना होगा तो ठीक इसका उल्टा कर दीजिएगा, अनुदान को जोड़िएगा और अप्रत्यक्ष कर को घटाइएगा। अब अगर NDP-MP दिया हुआ है और तब आपको निकालना है NNPFC, तो चलिए देखते हैं क्या क्या करना होगा। N बराबर है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ D को किस में बदलना है? N में बदलना है। तो अगर D को N में बदलना है बच्चों, तो हमने क्या किया था? D को N में बदलने के लिए +NFIA। उसके बाद बात कर लेते हैं, PP बराबर हो गया, MP को बदलना है FC में। MP को आपको अगर FC में बदलना है तो उस कंडीशन में फॉर्मूला क्या है? -NIT। तो देखा आपने कि कितनी सरलता से, अगर GDP-MP दिया हो, NDP-MP दिया हो या GNP, हाँ वो भी बता दूं आपको कि अगर GNP-MP दिया है तो आपका क्या फॉर्मूला हो जाएगा। तो अगर GNP-MP दिया है बच्चों, तो आप बड़ी ही आसानी से इस G को N में बदलने के लिए क्या करेंगे? -D। इस N को N में बदलने की जरूरत है क्या? नहीं, दोनों है N। PP भी क्या है? सेम है। बस आपको क्या करना है? मार्केट प्राइस को बदलना है फैक्टर कॉस्ट में, तो आपको याद रखना है कि उसके लिए आपका फॉर्मूला है -NIT। तो कितने सरल से अपना स्वयं का सूत्र बनाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए और आराम से GNP हो या NNP हो, इसकी गणना आप कर सकते हैं। अब यहां पर इसी चीज को अगर उल्टा करके पूछा जाए कि NNPFC देकर आपसे पूछा जा रहा है GNP-MP निकालो, इसे उल्टे रूप में समझिए कि यहां पर NNPFC दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और इससे कहा जा रहा है कि क्या निकालना है? GNP-MP। तो सारी चीजें कैसे उल्टी होंगी वो देखिएगा कि आपको जोड़ना पड़ेगा NIT को,
और मैंने पहले ही कहा कि जब कभी आपको जोड़ना हो तो ये याद रखना है कि अप्रत्यक्ष कर घटाए जाएंगे और सब्सिडी जोड़ी जाएगी। ठीक, तो आप प्लस कर दिए एनआईटी भाई, आप प्लस कर देंगे डी, तो आप बड़े आराम से राष्ट्रीय आय से जीएनपीएमपी, जिसे हम कहते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद, उसे निकाल सकते हैं। ठीक इसी तरह बच्चों, ये बहुत ही मजेदार है राष्ट्रीय आय की गणना कि अगर आपको एनएनपीएफ दिया हुआ है और एनडीपीएमपी निकालने के लिए दिया जाए तो आपको क्या करना होगा, ये जो प्लस में है आप उसे कर दीजिए माइनस में, एनएफआईए, और ये जो माइनस में है वो किस में बदल जाएगा, प्लस में, प्लस एनआईटी। और ये प्लस एनआईटी का फॉर्मूला तो मैंने लिख ही दिया कि माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान। और ठीक वैसे ही बच्चों, अगर एनएनपीएफसी दे के आपसे पूछ लेता है एग्जाम में कि जीडीपीएमपी निकालो, तो सेम इसी फॉर्मूले को बस चेंज कर दीजिए। क्या करना होगा, यहाँ हमने माइनस डी किया है तो इस ओर आने पे हमें करना होगा प्लस डी माइनस एनएफआईए और प्लस एनआईटी। तो एक साथ आप जरा सोच के देखिए कि आपने कितनी सारी चीजें देख ली कि जीडीपीएमपी से राष्ट्रीय आय निकालो, एनडीपीएमपी से राष्ट्रीय आय निकालो, जीएनपीएमपी से राष्ट्रीय आय निकालो, और उसके बाद जब राष्ट्रीय आय दी हुई हो तो उससे जीडीपीएमपी निकालना, एनडीपीएमपी निकालना, जीएनपीएमपी निकालना भी आप जान गए हैं। तो बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है और उम्मीद करती हूँ कि ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगा और आप इसके बेस पे कई न्यूमेरिक सम्स सॉल्व करेंगे। अगर फिर भी कोई परेशानी आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर और कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या आप लिख सकते हैं और उस व्हाट्सएप नंबर का उपयोग भी कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज विथ